गौरव भाटिया जी, 70% जो है राहुल गांधी ने उसकी ओनरशिप धारावी की जमीन की बीएमसी की है, तो आप ये कह रहे हैं कि ओनरशिप उन्हीं की रहेगी, बीएमसी का ही रहेगा ओनरशिप? मैंने आपको बता दिया, जो लैंड है, हाँ, जो जमीन है, हाँ, वो सरकार के और धारवी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो सरकारी संस्था होती है इसके पास रहेगी। लेकिन बड़ी बात जो अब मैं कहने जा रहा हूं, ये प्रोजेक्ट लाया कौन था? महावसूली अघाड़ी की सरकार। आपको मालूम है पॉलिसी पैरालिसिस था, ये कुछ आगे बात बढ़ा नहीं पाए, हो सकता है कमीशन खोरी सेट ना हो पाई हो, और टेंडर कंडीशन जो है वो उद्धव ठाकरे की सरकार ने तय करी थी, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट अवॉर्ड करके निरस्त कर दिया। तो ये क्या पूछा नहीं जाएगा? 2.5 साल सत्ता में रहे भैया, तब ये अच्छा था, अब ये प्रोजेक्ट बुरा हो गया। और हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, धारवी में जो घर है, छोटी छोटी आप देख रहे हैं किस तरह से चहल कहते हैं, वहां पे रहना अच्छा है या इन लोगों को एक अच्छा घर, अच्छी छत मिल जाए वो अच्छा है? तो ये लोग तो वो है कि जब मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनवाए उसका भी इन्होंने विरोध किया। अरे तुम तो केवल बस्तियां उजाड़ते हो, यहां बस्तियां बसाने की बात है। और अगर तुम्हें आपत्ति है, ये सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, आप कहते हैं कोई भ्रष्टाचार है, टेंडर कंडीशन ठीक नहीं है, मुझे दिखाइए राहुल गांधी या महावसूली अघाड़ी का कोई नेता हाईकोर्ट गया हो, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई हो, निरस्त किया हो कोई करार, दिखा देंगे? नहीं दिखा पाएंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं, इन्होंने कहा प्रोजेक्ट छीन लिए हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, महाराष्ट्र में क्या बड़े प्रोजेक्ट आए हैं जिसपे काम चल रहा है या वो आ गए हैं। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 1,70,000 करोड़, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 1,08,000 करोड़, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे 1,00,000 करोड़, नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे 86,000 करोड़, हाँ। विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर 55,000 करोड़, कोंकण एक्सप्रेसवे 25,000 करोड़, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18,000 करोड़। और ये बताइए अंजना जी, ये कहते हैं महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट बाहर जाते हैं, हम एक देश हैं, कभी किसी प्रदेश में निवेश आता है, कभी किसी प्रदेश में आता है। इनकी सरकार इतनी निकम्मी और निठल्ली थी कि कंपनी आती नहीं थी, वरना मैं इनको बता दूं, मोदी जी का नेतृत्व ये है, फॉक्सकॉन, अदानी, टाटा, ये कर्नाटका और तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोइंग हैदराबाद और बैंगलोर जाता है। आप मुझे बताइए, अगर मोदी जी भेदभाव करते होते तो फॉक्सकॉन, बोइंग, टाटा, अदानी ये कांग्रेस शासित राज्यों में कैसे निवेश करता? तो ये अपने आप में विरोधाभास है अंजना जी। और मैं इतना ही कहूंगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल भ्रष्टाचार करके वसूली करी है। मैं नहीं भूलता किस तरह से परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था अनिल देशमुख पे, जो गृह मंत्री थे वसूली अघाड़ी में, और कहा था 100 करोड़ का टारगेट दिया है हर महीने का, केवल मुंबई से 100 करोड़ का टारगेट था, ये परमवीर सिंह ने कहा। और जब परमवीर सिंह को पकड़ना था तो वो फरार थे, और फेसबुक लाइव के सीएम उद्धव ठाकरे को होश नहीं था। महाराष्ट्र में बीजेपी ने नारा दे दिया, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। उनका यही है आरोप कि आपके नेता उनके साथ रहते हैं, वो तस्वीरें क्यों नहीं तिजोरी से निकली? दोनों पर जवाब। और सज्जाद नोमानी पर अगर आप जवाब देना चाहें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि अघाड़ी को वोट दो वरना हुक्का पानी बंद हो जाएगा मुसलमानों का, जो उधर वोट दे। अंजना जी, वोट देने का के लिए किसी को रोकना या किसी को प्रेशराइज करना वो अनैतिक काम है, उसके साथ हम कतई खड़े नहीं है। आज सवाल इस बात का है कि मैं किसी गधे को उल्लू कहूं, ये मुझे शोभा नहीं देता, मैं नहीं कहूंगा। बात सिर्फ इतनी है कि महाराष्ट्र की भूमि को क्या से क्या कर दिया आपने, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आज महाराष्ट्र क्या पूछ रहा है, मुंबई क्या पूछ रही? अपराधियों का मानवर्धन का केंद्र बना दिया गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पार्षद अभिषेक घोषालकर की हत्या हुई लाइव फेसबुक पर। आज तक ऐसा नहीं हुआ आजाद भारत के इतिहास में कि किसी ने लाइव किया और हत्या की। थाने में जाकर भारतीय जनता पार्टी के गणपत गायकवाड़ ने हत्या की और बाहर आकर यह आरोप लगाया कि अपराधियों के जनक हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद, उनके जिनके साथ साझा सरकार चलते हैं, उस महेश गायकवाड़ की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। सीएम के आवास पर लोग, महाराष्ट्र के लोगों गौर से सुनिए, सीएम साहब के आवास पर हिस्ट्री शीटर हेमंत दाभेकर, वो
सब सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है, रिपोर्ट किया जाता है। निनेश घायगवाल गैंगस्टर मंत्रालय में जाता है, एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र का गैंगस्टर है, मंत्रालय में जाकर रील बनाता है, बेखौफ घूमता है, कोई उसको किसी का डर नहीं। कुख्यात अपराधी मोहम्मद इकबाल शेख अजीत पवार साहब के घर पर दिखाई देते हैं। अजीत पवार के बेटे गाजा मराणे जो हिस्ट्री शीटर है बहुत बड़ा, उसके घर जाते हैं। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं महाराष्ट्र को? अंजना जी ने आपसे पूछा था सवाल महाराष्ट्र के किसानों का, आज बताइए ना, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की 6,000 रुपए दूंगा, तो अभी आपने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किया है, डालिए ना किसानों के अकाउंट में। प्रधानमंत्री जी 6 रुपए क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन के पैसे नहीं। जिस प्रकार आपने उत्तर प्रदेश में लोगों को छला और कहा कि होली दिवाली पर गैस के सिलेंडर मुफ्त ले जाइएगा, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में छला कि चुनाव जिता दीजिए, 3100 रुपए धान के देंगे, 2700 रुपए गेहूं के देंगे, वैसे ही छल रहे हैं आप मराठवाड़ा के किसानों को। आपने 6,000 रुपए की बात की, आपके शिंदे सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि 6,039 रुपए तो कॉस्ट आती हमारी। आज कपास के किसान का क्या हाल कर दिया? कहां जाएगा महाराष्ट्र का किसान बताइए? 1,44,000 किसानों ने आत्महत्या की आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने खेती की लागत बढ़ा दी। आपका कृषि मंत्री 7 साल से चिट्ठी लिख रहा है कि इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए जीएसटी हटाइए, खेती पर से, ट्रैक्टर पर से हटाइए, ट्रैक्टर पार्ट पर से हटाइए, कीटनाशक पर से हटाइए, खाद पर से। आप सुनने को तैयार नहीं है। तो महाराष्ट्र उनके बुनियादी सवाल पूछ रहा है कि क्यों बेतहाशा महंगाई की आग में झोंक दिया बहनों को, क्यों बेरोजगारी के आकंठ अंधकार में झोंक दिया। उसका जवाब देने की अपेक्षा सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान मटन मुजरा एक है तो सेफ है, कहां सेफ है बताइए ना। मणिपुर में हमारे देश के नागरिक सेफ हैं बताइए आप प्रधानमंत्री जी, क्या हमारे किसान सेफ थे बताइए। उन सब लोगों ने आपको वोट दिया था, उनको आपने जीप के नीचे रोंद कर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मार डाला गया। कसूर सिर्फ इतना था कि वो फसलों के दाम मांग रहे थे। क्या हमारी बेटियां सेफ है जो न्याय मांगने आई थी दिल्ली के दरवाजे पर? आपसे देश का हर वर्ग पूछ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री जी जिन्होंने आपको समर्थन दिया वो सेफ है? और एक ही सेफ दिखाई देती है आपको, एक धन्ना सेठ की सेफ, उसकी तिजोरी भरने का काम बंद कर दीजिए। महाराष्ट्र जवाब देगा। आप कहते हैं कोर्ट क्यों नहीं गए? अरे जनता की अदालत में जा रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता की अदालत ये निर्णय लेगी कि क्या आपने धारावी के स्लम के लोगों के साथ न्याय किया। और आज मैं कहता हूं इस शो में इनसे पूछ लीजिएगा क्या ये तैयार है 81,000 टेनेंटमेंट्स जो हैं, जो सर्वे में आए सरकार के महाराष्ट्र की, उनको घर देने के लिए ये तैयार है। एक बार अपने दर्शकों को जरा समझा देते हैं इसके क्या फीचर्स हैं, उसके बाद से गौरव जी आप जवाब दे दीजिएगा। दरअसल 600 एकड़ में धारावी का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसे अडानी रीडेवलप करेंगे, या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मतलब नए सिरे से उसको विकसित करना। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट सरकार ने बनाया है। डीआरपीपीएल में अडानी का 80% स्टेक, एसआरए की निगरानी में पुनर्विकास किया जाएगा। 10 लाख लोग वहां पर रहते हैं, लीगल रेजिडेंट्स को वही मिलेगा घर। बाकी जो वहां पर इलीगली रह रहे हैं, यानी जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं, उनको बाहर शिफ्ट किया जाएगा। टेंडर दस्तावेज के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर जो 1 जनवरी 2000 से पहले बने हैं, उन्हें 350 वर्ग फीट का मकान धारावी में मिलेगा। जिनकी दुकान है वहां पर ग्राउंड पर, उन्हें प्रदूषण बिना वाले जो कारोबार है उनके लिए 225 फीट की जगह मिलेगी। कई ऐसे, अगर आप धारावी में जाकर देखेंगे, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं जिससे वहीं पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है और टॉक्सिक वेस्ट जिसे कहते हैं, हानिकारक उसका बाहर निकलता है सामग्री। ऐसे में प्रदूषण के बिना जो कारोबार है उनके लिए 225 फीट की जगह मिलेगी। मुंबई के जो अन्य एसआरए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जितना मिलता है उससे 17% ये अधिक ही है। 1 जनवरी 2000 से 2011 के बीच बने हैं, उन्हें 300 फीट का मिलेगा पूरा प्लॉट, लेकिन धारावी से बाहर मिलेगा, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ऊपरी तल्ले के निवासियों को 2011 के बाद के जो है उन्हें धारावी में घर नहीं मिलेगा, इन्हें धारावी से बाहर 300 फीट में रेंट पर घर मिलेगा, तो जो सरकार तय करेगी। अप्रैल 2024 में डीआरपी ने धारावी के सामने रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की 45 एकड़ में से करीब 24 एकड़ जमीन भी ले ली है। अब तक 2000 करोड़ रुपए निवेश हो चुके हैं। 1000 करोड़ में जमीन ली गई है, 1000 करोड़ में सर्वे वगैरह हुआ है, 15,000 घरों का सर्वे किया जा चुका है, मास्टर प्लान सरकार को मिल चुका है। सरकार ने कुछ क्वेरीज इसमें जरूर उठाई है, रेज की है, यानी कुछ प्रश्न पूछे हैं सरकार ने, उसका जवाब आना बाकी है। काम अभी शुरू हुआ नहीं है। पर्यावरण, वन विभाग, केंद्र, राज्य से परमिशन अभी बाकी है। 1-1.5 साल इसमें लग सकता है सिर्फ चारों तरफ से अनुमति लेने में।
बहुत लंबे स्केल पर इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। 30 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने कंजूर, भांडुप, मुलुंड इलाके में एसआरएफ के तहत जो रेंटल होम्स का प्लान है उसे मंजूर किया। इसमें लगभग 255 एकड़ जमीन गरीबों को बसाने के लिए रखी गई है। वहां पर धारावी वाले लोग भी यहां लाए जा सकते हैं इन तमाम इलाकों में जहां पर पहले से उसके लिए जमीन तय की जा रही है, क्योंकि कैबिनेट में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम भी मंजूर हुई है। यानी जिसको कोई खरीद सके, खरीद करने के लायक हो, ऐसे जो रेंटल हाउसिंग है, ऐसे घर, उनके लिए मंजूरी दी गई है। 10 अक्टूबर की कैबिनेट में 140 एकड़ बोरीवली में भी लैंड पार्सल रखा है एसआरएफ के लिए। 14 अक्टूबर को कैबिनेट में देवनार में भी लगभग 124 एकड़ जमीन रखी गई है। अलग अलग जगहों पर पहले जमीन रखी जा रही है, तय की जा रही है कि यहां पर जब विकास किया जाए, विकसित किया जाए, रीडेवलप किया जाए, तो जो लोग वहां पर नहीं बसाए जा सकते हैं, जो अवैध रूप से बाद में आए, उनको वहां पर घर दिया जाएगा। एसआरए के लिए हालांकि कुछ जमीनें केंद्र की हैं जो पहले राज्य को दी जाएंगी, फिर एसआरए को मिलेंगी। कोई जमीन अडानी को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ घर वहां पर बनाएंगे, विकास होगा, सरकार को देगा, सरकार ही उसका अलॉटमेंट करेगी, रेंट लेगी। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का आरोप है कि धारावी से 5000 करोड़ बीएमसी को मिलता है। वो डीआरपीपीएल या एसआरए को क्यों जाएगा? आदित्य कहते हैं कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स 4 क्यों है। तो हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि क्या कुछ यहां होने वाला है, क्या क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। अब गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, एक एक करके मैं उत्तर दे देता हूं। पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि क्या से क्या बना दिया हमारे महाराष्ट्र को, तो मैं इतना ही कहूंगा, ये फर्क है ये आंकड़ों के साथ। 2014 में इनकी केंद्र में जब सरकार थी और 10 साल में क्या फर्क आया केंद्र में, और उसके बाद प्रदेश में हमारी सरकार थी। एफडीआई का निवेश इनके समय में 6.36 बिलियन, हमारे समय में 147 बिलियन। जीडीपी 16 लाख करोड़, हमारे में 40 लाख करोड़। पर कैपिटा इनकम अंजना जी 1,25,000 थी, ये 2,77,000 हो गई। इन्फ्लेशन इनके समय में 5.9% था, हमारे में 4.5%। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब ये छोड़ के गए तो 5% था, वो 3% हो गया। इसके अलावा हमने अटल सेतु दिया 6 लेन का, पालकी मार्ग में 11,000 करोड़ रुपए लगाए। हमने माझी लाडली बहन योजना दी, जिसमें इनको दिक्कत हो रही है कि भाई आपने क्यों दी। और सबसे बड़ी बात है, हमने रूरल एरियाज में 12,25,000 घर दिए हैं। मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जब ये हत्या की बात करते हैं, पालगढ़ साधु की हत्या याद है, 2 साधुओं को मार दिया गया था। इतना हिंदू विरोधी इनकी सोच है। दूसरी बात, अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो राजद्रोह का मुकदमा ये लगा देते थे। किसानों की बात ये करेंगे, मैं किसानों के आंकड़े आपको देता हूं जो हमने किया है। आप देखिए, 3,20,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया है। इसके अलावा किसानों के लिए एमएसपी कौन लाया? 8 साल तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। सोयाबीन किसानों की जब हमने परेशानी देखी तो वहां पे हमने सुनिश्चित किया उनको बेहतर भाव मिले। और मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटका के 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है जब से इनकी वहां सरकार आई है 1.25 साल में। राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी थी जब यूपीए की सरकार थी। 10 साल आपने कभी उनकी सुध भी नहीं ली। केवल एक बार 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी की बात करी, जिसमें घोटाला कर दिया। और अब पूछा जाएगा इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, जो सबसे अहम मुद्दा मैंने उठाया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आप देखिए, झारखंड में भी चुनाव है, वहां पे गुलाम मीर हैं इनके प्रभारी, कहते हैं घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे 450 रुपए में। मैं कहता हूं कोई माइका लाल नहीं है जो आदिवासियों का, पिछड़ों का, हमारे नागरिकों का हक मार के घुसपैठियों को दे। ये मेरे हाथ में बयान है। दूसरा, झारखंड में लोहरदगा में उलेमा कहता है सारे मुसलमान इंडी अलायंस को वोट दो। क्या यह बड़ा मुद्दा नहीं है? आप बताइए, इनकी फंडिंग भी बाहर से आएगी, इनका वोटर भी बाहर से घुसपैठिया आएगा, केवल इसलिए कि मुसलमान है। तुम कुछ बोलोगे नहीं और जनता चुप रहेगी। और तीसरा, मौलाना नोमानी का बयान मैंने बता दिया, ये मेरे हाथ में है।